नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद थ्री टॉपर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे हिंदी शिक्षण वीडियो की हमारी जो अंतिम कक्षाएं चल रही हैं, इसके बाद केवल एक टॉपिक आपका और आने वाला है, जो कि रहेगा आपके निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण के रूप में। आज हम देखेंगे टॉपिक 11 जो है अपना, उसके अंतर्गत सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE, इसके बारे में हम बात करेंगे। और एक कंप्लीट यहाँ पर आपके मनोविज्ञान या अन्य किसी भी विषय की शिक्षण वीडियो के अंतर्गत, और हिंदी की शिक्षण वीडियो तो वैसे है ही है, और किसी भी अन्य विषय के अंतर्गत भी अगर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से प्रश्न पूछा जाता है तो यहाँ से बाहर जो है वो कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। देखिए, हम एक एक करके सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा होगा, आपको देरी के साथ देखना है, और अपनी जो भी नोटबुक वगैरह है उसमें आप इसको नोट्स के रूप में संकलित करते रहें, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी प्रश्न यहाँ से गलत न हो। देखिए, सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि CCE जो है आखिर क्या है, और इसके बारे में जो है संपूर्ण परिचर्चा के रूप में हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है, इसको शॉर्ट में जो है CCE नाम से जाना जाता है, और इसका अंग्रेजी रूपांतरण है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ये अंग्रेजी नाम जो है आपको याद करना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी में देखिए व्यापक की जगह कभी कभी समग्र भी लिखा हुआ आता है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन भी लिखा हुआ आता है। दूसरा यह है कि मूल्यांकन की जगह कई बार जो है आकलन भी लिखा हुआ आ जाता है, कि सतत एवं व्यापक आकलन या सतत एवं समग्र आकलन। तो आकलन जहाँ आएगा वहाँ इवेल्युएशन जो ई है इस जगह हो जाएगा आपके CCA यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम इसकी फुल फॉर्म के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे सतत का अर्थ जो है उसके अंतर्गत क्या होता है। देखिए, निरंतर या लगातार। सतत का अर्थ है निरंतर या लगातार। अवलोकन करना, फीडबैक देना और मार्गदर्शन करना, ये तीन काम जो है मुख्य रूप से, ये अवलोकन जो है वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है उसके अंतर्गत अवलोकन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है या तकनीक है, जिसके माध्यम से छात्र के कार्यों की लगातार क्या करनी है, निरंतर या लगातार, यानी वर्ष पर्यंत छात्र का क्या करना है, मूल्यांकन करना है, उसका अवलोकन करना है, फीडबैक देना है और उसका मार्गदर्शन करना है। दूसरा शब्द यहाँ पर है व्यापक शब्द। CCE के अंतर्गत व्यापकता से क्या तात्पर्य है उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। उपकरणों की क्या व्यापकता है, विषयों की व्यापकता किस प्रकार है, दायरे की व्यापकता क्या है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे जो CCE के अंतर्गत जो व्यापक शब्द है उसका अर्थ है शैक्षिक व सशैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना, यानी बालक के विकास के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। यूँ कह सकते हैं कि व्यक्तित्व के विकास के प्रत्येक पहलू जो है उसका विकास करना, जिसमें शैक्षिक क्षेत्र भी शामिल होगा और सहशैक्षिक क्षेत्र भी जो है वो शामिल होगा। देखिए आगे, CCE की अवधारणा जो है सर्वप्रथम अमेरिका में स्क्रीवेन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा आप। CCE की अवधारणा सर्वप्रथम जो है अमेरिका में स्क्रीवेन द्वारा 1967 में दी गई है। अब यहाँ पर 1967 वगैरह जो है आपके लिए विशेष उपयोगी नहीं है, लेकिन ये स्क्रीवेन नाम जो है वो आप अवश्य ध्यान रखिएगा। CCE को सर्वप्रथम लागू करने का सुझाव, या यूँ कह सकते हैं कि लागू करने के लिए प्रभावी जोर जो है वो किसने दिया था, प्रभावी बल या जोर जो है वो दिया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। यह प्रश्न आपके रीट 2015 लेवल 2 में पूछा गया है। RTE की धारा, मतलब RTE 2009 जो है राइट टू एजुकेशन 2009 की धारा 29(1) यानी 29 क भी लिखा हुआ आ सकता है, यहाँ पर 29 क, कई बार 29 अ भी लिखा हुआ आता है, तो आप ध्यान रखिएगा 29(1) जो है उसके अंतर्गत CCE क्या है, एक अनिवार्य शर्त के रूप। CCE लागू करने का ऐतिहासिक क्रम क्या रहा है, कि CBSE विद्यालय में कैसे लागू हुआ था, RBSE विद्यालय में कैसे लागू हुआ है। अब जहाँ पर मैंने ईयर लिख रखे हैं इसका मतलब आपको पता लग जाएगा कि किस कंटेंट से जो है प्रश्न पूछा गया है, और हम जो है इसके इर्द गिर्द का कंटेंट अवश्य तैयार करें। CBSE विद्यालय के लिए अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम कक्षा 1 से 5 यानी प्राथमिक स्तर पर चालू हुआ था 2004-2005 में। कक्षा 6 से 8 यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर 2006-2007 में शुरू हुआ। माध्यमिक स्तर पर यानी कक्षा 9 में 2009-2010 में। और देखिए आप, माध्यमिक स्तर जो है 10th क्लास, इसकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए रीट 2000
2015 लेवल 2 हिंदी में पूछा गया था और ये आपका आंसर हो जाएगा 2010-2011। ये सारी स्तर पर जो है शुरुआत हुई है। इसमें विशेष तौर पर कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 और कक्षा 10, इनमें 10वीं क्लास का जो है पूछा जा चुका है प्रश्न। और आगे जो है अब कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8 का पूछा जा सकता है, तो आपको याद वहाँ पर रखना है। कक्षा 6 से 8 तो आप यहाँ से ये याद रख सकते हैं कि 6 जो है आपके 2006 याद रखिएगा, ताकि 2006-7 जो आपका सेशन हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से ये 5 जो है, इसमें ये लास्ट वाला इधर 5 है, तो इधर ये आप लास्ट वाला 5 याद रखिएगा। इधर आपके फर्स्ट वाला ये 6 है, तो इधर फर्स्ट वाला 6 याद रखिएगा। इस तरह से आप सहसंबंध स्थापित करके याद कर सकते हैं। देखिए अब हम देखेंगे कि आरबीएससी विद्यालय में जो सीसी है वो किस प्रकार से लागू हुआ है। आरबीएससी यानी राजस्थान बोर्ड के जो विद्यालय हैं आपके राजस्थान में किस प्रकार से लागू हुआ है। तो राजस्थान में SIQE यानी स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन कार्यक्रम के तहत सीसीई को क्या किया गया, लागू किया गया। सीसीई को राजस्थान में कुल 4 चरणों में लागू किया गया। वो चारों चरण हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम चरण जो है सीसीई का, उसके अंतर्गत कक्षा 5 तक पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के 2 जिलों, जिसमें पहला था जयपुर शहरी, उसके 20 विद्यालय तथा अलवर ग्रामीण, इसके 40 विद्यालय। इसमें देखिए ये 40 विद्यालय जो है, इसमें उमरेण के 20 विद्यालय थे और थानागाजी के 20 विद्यालय थे। इस प्रकार से अलवर के टोटल 40 जो हैं और जयपुर शहरी के हो गए टोटल 20। इन 60 विद्यालयों में 5 मई 2010 को सत्र 2010-11 के लिए लागू किया गया था। राजस्थान में सर्वप्रथम कब लागू किया गया, 5 मई 2010 को। किस सत्र में, 2010-2011 में। और कौन सी कक्षा तक, कक्षा 5 तक। और कितने विद्यालयों में, तो 60 विद्यालयों में। उसमें जयपुर शहरी के हैं 20 विद्यालय और अलवर ग्रामीण के 40। अलग अलग पूछा जाए तो थानागाजी के 20 और आपके उमरेण के 20। इस प्रकार से आपको ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान में जो है सीसी लागू हुआ था। द्वितीय चरण जो है इसका वो है कक्षा 6 से 8। इसके अंतर्गत सत्र 2012-13 में कक्षा 6 से 8 में भी लागू किया गया। तीसरा चरण जो था उसमें 2013 से 2014 में तीसरा चरण इसका लागू हुआ। और संपूर्ण राजस्थान में सीसीई जो है वो सत्र 2015-16 से कक्षा 1 से 5 तक लागू हुआ। ये आपके सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट हैं कि सीसीई जो है संपूर्ण राजस्थान में कक्षा 1 से 5 के लिए कब लागू हुआ, तो 2015-16 में। अब देखिए हम बात करेंगे, अब हम देखेंगे यहाँ पर सीसीई में जो सतत शब्द हैं इसका क्या अर्थ है और आगे की क्या अवधारणा है। सतत को देखिए इंग्लिश में यहाँ पर है आपके कॉन्टिन्यूस जो है, ये कंटिन्यूस शब्द आपको याद रखना है। सतत, सतत इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यह निरंतर होता है और आवधिक होता है। 2 रूप में सततता को बांटा गया है कि एक तो निरंतर वर्ष पर्यंत चलते रहता है, एक निश्चित अवधि में जो है, निश्चित अंतराल में जो है होगा, उसको कहेंगे आवधिक। निरंतर जो होता है वो 2 प्रकार से होता है। देखिए एक तो आपके होता है सत्र के प्रारंभ में होता है, और सत्र के प्रारंभ में क्या होता है, बेस लाइन, जिसको कहते हैं अपन आधार रेखा। इसी बेस लाइन का नाम जो है, बेस लाइन का नाम है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट को कहते हैं स्थापन। तो पहला तो आपके हो गया सत्र के प्रारंभ वाला, ठीक है, सबसे पहले तो आपके ये होगा। दूसरा आपके सत्र के दौरान जो मतलब पूरे सत्र भर चलता रहता है वो है आपके दूसरे नंबर पर कौन सा है, रचनात्मक यानी फॉर्मेटिव। अब ये जो है फॉर्मेटिव रचनात्मक, ये पूरे वर्ष पर्यंत चलता है, इसको अनौपचारिक कहते हैं, इनफॉर्मल। अब तीसरा जो आपके आएगा वो आएगा आपके योगात्मक। तीसरा कौन सा है, योगात्मक। क्यों, क्योंकि ये आवधिक होता है। कार्य निष्पादन यानी निष्पादन का होता है अंत। निष्पादन का अर्थ क्या होता है, अंत। यानी कार्य निष्पादन यानी कार्य की समाप्ति, या फिर यूनिट की समाप्ति, या फिर यूनिट यानी इकाई, इकाई की समाप्ति, या फिर आपके सत्र की समाप्ति पर कौन सा मूल्यांकन होता है, योगात्मक मूल्यांकन होता है। ये मैंने आपको आकलन के अंतर्गत भी बताया था, मूल्यांकन के अंतर्गत भी बताया, बेस लाइन भी बताया था वहाँ पर आपको रचनात्मक भी बताया, योगात्मक भी बताया। कंप्लीट डिटेल में हमने वहाँ पर चर्चा की थी। लेकिन अब फिर एक बार हम देखेंगे कि इसका क्या चरण रहता है, कि आगे का क्या इसका सिस्टम है। देखिए सबसे पहले सत्र के प्रारंभ में जो है वो बेसलाइन होगा, पूरे वर्ष पर्यंत फिर फॉर्मेटिव चलता रहेगा, और सबसे अंत में क्या होगा, योगात्मक होगा। यानी ये आपके सत्र के प्रारंभ में है, सत्र प्रारंभ में, ये आपके सत्र के अंत में, या यूँ कह सकते हैं सत्र की समाप्ति पर होगा। अब
इसका जो क्रम है ये आपको याद रखना है कि बेसलाइन, फॉर्मेटिव और समेटिव। हिंदी में इनके कई सारे नाम हैं, इसलिए आप इंग्लिश में ज़रूर इसको याद रखें। अब देखिए बेसलाइन जो है इसके बारे में बात करेंगे। BLA का मतलब होता है बेसलाइन असेसमेंट। बेसलाइन असेसमेंट में क्या होता है, आधार रेखा जो आंकलन है उसमें बालक को जो है बेसलाइन लिया जाता है। कब? सत्र के प्रारंभ में। कब लिया जाएगा? सत्र के प्रारंभ में जब ये बेसलाइन लिया जाता है तो बेसलाइन में दो चीज़ें होती हैं कि बालक जो है वो दो समूह में बढ़ता है। पहला है कक्षा स्तर के बालक, यानी वे बालक जो बेसलाइन को आसानी से हल कर पाए। बेसलाइन एक प्रकार से एक टेस्ट होता है, उसके अंतर्गत वो आसानी से हल कर पाते हैं उसको, तो वो कक्षा स्तर के बालक हैं। और अगर हल नहीं कर पाते हैं, देखिए हल अगर कर पा रहे हैं तो वो कक्षा स्तर के बालक हो जाएंगे, और अगर कोई हल जो है वो नहीं कर पा रहा है तो वो कक्षा स्तर के नीचे के बालक हो जाएंगे। इस प्रकार से दो समूह में विभाजित हो जाएंगे। BLA जो है यानी बेसलाइन असेसमेंट कक्षा 2 से प्रारंभ होता है, क्योंकि जब बालक कक्षा 2 में प्रवेश लेता है तब उसके कक्षा 1 में जो उसने अध्ययन किया है उसकी जांच की जाती है, यानी कि इसमें पूर्व कक्षा की जांच की जाती है। बेसलाइन में एक चीज़ आप और लिखिएगा यहाँ पर, इसमें क्या जांच की जाती है? पूर्व कक्षा के अधिगम स्तर की जांच की जाती है। पूर्व कक्षा के अधिगम स्तर की या दक्षता की जो है जांच की जाती है। ठीक है, पूर्व कक्षा के अधिगम स्तर की जांच मैंने यहाँ पर ये देखिए लिख लिया है। पर्यावरण का BLA नहीं होता है। आपके अंग्रेजी, हिंदी और गणित विषय का बेसलाइन होता है, लेकिन पर्यावरण का बेसलाइन नहीं होता है। पर्यावरण की कोई भी वर्कबुक भी नहीं होती है, केवल आपकी हिंदी, अंग्रेजी और गणित की वर्कबुक जो है वो चलती है। कक्षा 1 से 5 की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। देखिए जिसमें कक्षा 3 जो है इसमें वर्कबुक आती हैं, कक्षा 4 में भी वर्कबुक है और कक्षा 5 में भी जो है वर्कबुक है। अब देखिए एक विद्यार्थी का एक सत्र में केवल एक ही बार BLA होता है, क्योंकि सत्र के प्रारंभ में होगा, एक उसको चांस मिलेगा, एक मौका मिलेगा BLA के लिए। अगर वो कक्षा अधिगम के स्तर के बराबर है तो कोई समस्या नहीं है, अगर अधिगम स्तर पर नहीं है तो उसको अलग ग्रुप में रखकर उसके लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब देखिए आप आगे वर्तमान में CCE की क्या स्थिति है, तो यहाँ पर पहले हम CBSE स्कूलों में देखेंगे कि किस प्रकार से CCE होता है और कब होता है, क्या है। तो इसमें FA यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं आपके कुल 4, SA यानी आपके समेटिव असेसमेंट होते हैं 2, और प्रत्येक SA जो होता है वो प्रत्येक 6 माह के बाद होता है। यानी सबसे पहले आपका FA1 हो गया, FA2 हो गया, यानी 2 FA हो गए, उसके बाद आपकी क्या हो जाएगा SA1। ठीक है, यानी 2 रचनात्मक के बाद 1 योगात्मक। फिर वापस इसको होने के बाद फिर आपके क्या होगा, वापस FA3, फिर FA4, और फिर आपके अंत में वापस क्या हो जाएगा, SA2। यानी कि FA1 होगा सबसे पहले, उसके बाद FA2 होगा, और उसके बाद आपके SA1 होगा, फिर उसके बाद FA3 होगा, FA4 होगा, और उसके बाद आपके SA2 हो जाएगा। इस प्रकार से CBSE जो पैटर्न है स्कूल उसमें ये चलता है। राजस्थान में अगर देखा जाए तो कुल ऐसे पहले 4 थे। 2018 तक की कंडीशन की बात करें तो 4 थे, और FA कितने थे, 8। लेकिन RBSE में वर्तमान में कितने होते हैं, तो FA होते हैं 6 और SA कितने होते हैं, 3। SA जो होता है वो प्रत्येक 3.5 माह के बाद होता है। और FA जो है, FA आपके इसमें देखिए पहला FA होगा, दूसरा FA होगा, और उसके बाद जो है आपका एक SA हो जाएगा, यानी 2 FA के बाद में एक SA हुआ, फिर वापस 2 SA हो गए, FA3, FA4, और उसके बाद आपके SA हो गया, देखिए ये SA2। फिर आपके वापस देखिए आगे FA5, FA6 के बाद आपके SA3 हो गया, यानी 2 FA के बाद आपके SA होगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक आपके कंप्लीट हो गया। राजस्थान में जो है कक्षा 5 में SA3 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि SA3 की जगह यहाँ क्या होती है, बोर्ड परीक्षा होती है कक्षा 5 वाले बच्चों के लिए। ये यहाँ पर आपके FA और SA की कंडीशन मैंने क्लियर कर दी है। CBSE के बारे में भी बात की है, राजस्थान में 2018 तक की क्या कंडीशन है, और वर्तमान में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कि राजस्थान में SA केवल 3 ही होते हैं, और SA3 जो है वो कक्षा 5 में नहीं होता है, क्योंकि जब सत्र की समाप्ति पर अन्य कक्षाओं यानी कक्षा 4, कक्षा 3 में जब होता है तो कक्षा 5 में क्या होता है, बोर्ड परीक्षा होती है। इसलिए SA3 की जगह जो है कक्षा 5 में क्या होगी, आपके बोर्ड परीक्षा होगी। तो ये यहाँ पर आपके SA और FA की सारी झंझट जो है वो समाप्त हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि सतत के बाद में कौन सा नया शब्द है आपके, व्यापक। व्यापक को अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। तो आप एक बार जो है नोट कर लीजिएगा यहाँ पर भी, क्योंकि हिंदी में कई बार नाम चेंज हो जाता है लेकिन इंग्लिश में वही नाम रहता है। व्यापक क्यों है, क्योंकि इसमें शैक्षिक पक्षों पर भी ध्यान दिया जाता है
और सहशैक्षिक पक्षों पर भी ध्यान दिया जाता है। यानी कि ये एक प्रकार से सारी जो है अपन जो पढ़ रहे हैं वो सीसीई की एक प्रकार से विशेषताएं बनती जा रही है कि सीसीई के अंतर्गत जो है वर्ष पर्यंत जो है मूल्यांकन होता रहता है। सीसीई में व्यापक तरीके से यानी शैक्षिक और सहशैक्षिक जो है मूल्यांकन होता है। शैक्षिक के अंतर्गत केवल आपके ज्ञान का होगा और सहशैक्षिक के अंतर्गत आपके ज्ञान के साथ साथ भाव और क्रिया का भी क्या होगा, मूल्यांकन होगा। अब शैक्षिक के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम के क्षेत्र, विषय वस्तु के क्षेत्र, शिक्षण उद्देश्यों का मूल्यांकन वगैरह आ जाएगा। और आपके स्वशैक्षिक क्षेत्र जो है उसमें एक तो आपके जीवन कौशल, कार्य शिक्षा, दृश्य, प्रदर्शन कला, अभिवृत्तियाँ, मूल्य वगैरह आ जाएंगे। रटना आपको ये नहीं है, केवल यहाँ पर समझना है। भावात्मक पक्ष वगैरह से हो गए। अब देखिए क्रियात्मक पक्ष से आपके क्या होगा, जिसमें सह पाठ्यचर्या गतिविधियाँ यानी को करिकुलम जो एक्टिविटीज़ जो हैं उसके अंतर्गत आपके कार्यकलाप हो जाएंगे और स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा हो जाएगी। ये आपकी व्यापकता से यहाँ पर मुख्य तौर पर जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है वो रहती है व्यापकता से आशय हैं तो शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों उद्देश्यों का आपके क्या करना है यहाँ पर पूर्ति करना। देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर कि सीसीई में व्यापकता जो है उससे क्या आशय हैं। सीसीई में व्यापकता से आशय के बारे में अगर देखें तो रीट में यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए और काफ़ी कन्फ्यूजन वाली स्थिति स्टूडेंट्स को यहाँ पर रहती है। तो आज हम क्लियर करेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। अब देखिए यहाँ पर जो 2 प्रश्न हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कि सीसीई में कौन कौन सी व्यापकता जो है वो उपलब्ध होती है। देखिए तो सबसे पहले आपके विषयों की व्यापकता, यानी कि आपके जैसे हिंदी विषय हैं, अंग्रेजी विषय हैं, गणित विषय हैं, विज्ञान है और अन्य कई सारे विषय जैसे स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा है, कला शिक्षा है। इनमें इन सभी विषयों में जो है आपके सीसीई जो है वो लागू होता है। इसलिए आपके सीसीई की व्यापकता यानी विषयों में व्यापकता यहाँ पर समाहित रहती है। दूसरी आपके अवसरों की व्यापकता, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब भी अवसर मिले यानी बालक की जब इच्छा हो, बालक जब तैयार हो मतलब इस चीज़ के लिए और आपको भी जब अवसर मिले तब उसकी व्यापकता यानी अवसरों की व्यापकता यानी जिस अवसर पर जो है बालक का मूल्यांकन लिया जा सकता है, संभव हो, जब संभव हो तब जो है उसका मूल्यांकन लिया जाए। तीसरा देखेंगे हम तरीकों की व्यापकता। इसके अंतर्गत क्या होगा, मूल्यांकन केवल शिक्षक आधारित नहीं होकर क्या होगा कि बच्चों की स्वयं के बारे में उसकी क्या राय है, समूह की क्या राय है और उनके साथियों की, अभिभावकों की क्या राय है, इसके आधार पर होगा। चौथा है आपके दायरे की व्यापकता। दायरे की व्यापकता में मतलब कक्षा की गतिविधियां जो है, प्रक्रिया है, उसके साथ का तो जो है कक्षा के बाहर की गतिविधियों का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कक्षा वाली गतिविधियां भी सारी शामिल है। उसके अंतर्गत उसके कक्षा के अंदर वाली जो गतिविधियां वो है और उसके अंतर्गत कक्षा के बाहर वाली गतिविधियों को भी इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे उपकरणों की व्यापकता। उपकरणों यानी मूल्यांकन के लिए कौन कौन से उपकरण हैं, मूल्यांकन के गुणात्मक और परिमाणात्मक जितने भी उपकरण हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि पोर्टफोलियो वगैरह हैं और भी उसके प्रोजेक्ट वर्क हैं, जैसे पोर्टफोलियो देखिए, प्रोजेक्ट वर्क हैं, ये सारे इसके अंतर्गत शामिल होंगे। अब यहाँ पर ज़्यादा आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। अब ये प्रश्न जो है विवादित प्रश्न, उसके बारे में आज मैं संपूर्ण यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ, तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए सबसे पहले रीट 2017 में जब पूछा था कि निम्न में से कौन सी सीसी में व्यापकता नहीं है, तो प्रश्नों की जो व्यापकता होती है, प्रश्नों की व्यापकता वो आपके नहीं है, प्रश्नों की व्यापकता नहीं है, ये उसने माना था। ठीक है, अब 2021 में जब उसने पूछा प्रश्न तो वहाँ पर माना गया था दायरे की व्यापकता। क्या माना गया, दायरे की व्यापकता नहीं है, नहीं मतलब प्रश्नों की व्यापकता नहीं। यहाँ पर ये सही आंसर माना था कि प्रश्नों की व्यापकता नहीं होती है और यहाँ पर माना गया कि दायरों की व्यापकता नहीं होती है, जबकि दायरे की व्यापकता होती है। ये स्पष्ट तौर पर सीसीई का जो यूँ कह सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह उसके अंतर्गत लिखा हुआ है। अब प्रश्नों की व्यापकता है वो 2017 में फाइनल आंसर की जो थी अंतिम उत्तर कुंजी उसके अंतर्गत माना गया है, तो यहाँ कोई समस्या है नहीं। अब 2021 लेवल 2 आपको पता है कि भर्ती निरस्त हो गई थी। अब भर्ती निरस्त हो गई तो उसकी कोई फाइनल आंसर की आई नहीं। अगर फाइनल आंसर की आती तो निश्चित तौर पर वहाँ भी प्रश्नों की व्यापकता जो है उसको नहीं मानते, दायरे की व्यापकता जो है उसको मानते। मतलब दायरे की व्यापकता जो है वो होती है और प्रश्नों की व्यापकता नहीं होती है। इसलिए 5 विशेष बिंदु आपको ध्यान रखने की, विषयों की होती है, अवसरों की होती है, तरीकों की होती है, दायरे की होती है और उपकरणों की। अगर आपको यहाँ पर मैंने समझाने का प्रयास किया, समझ में नहीं आया हो तो आप वहाँ पर टेस्ट जरूर दें, जो कि स्टडी विद 3 टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन पर निःशुल्क उपलब्ध है। वहाँ से आपके ये सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे।
अब देखिए सीसी की फुल फॉर्म के बारे में हमने पहले भी बात की है, यहाँ भी हम बात करने वाले हैं कि सीसी में कौन कौन सी महत्वपूर्ण शब्दावली है इनका उपयोग किया गया है। पहला है देखिए कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन, यानी सतत एवं, अब कॉम्प्रिहेंसिव को व्यापक भी कहते हैं, समग्र भी कहते हैं, और इवेल्यूशन होगा तो आपके क्या हो जाएगा, मूल्यांकन। लेकिन यही आपके CCA हो तो इसका मतलब कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, यानी इवेल्यूशन की जगह असेसमेंट आ जाएगा, तो आपके यहाँ पर ई की जगह यहाँ पर ए हो जाएगा, सतत एवं व्यापक या समग्र आकलन। तीसरा है आपके देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ABL किट होता है बच्चों के लर्निंग से संबंधित, तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो होती है इसको हिंदी में कहते हैं गतिविधि आधारित शिक्षण। अगला है आपके CCP यानी चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, यानी कि आपके बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति। ये आपके CC से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा या यूँ कह सकते हैं कि शब्दावली है, उनको आपको याद करना आवश्यक है। अब हम CC की ग्रेडिंग प्रणाली के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर अगर सामान्य तौर पर 3 बिंदु की जो ग्रेडिंग प्रणाली होती है उसके अंतर्गत पहला है आपके बिंदु ए, जिसमें छात्र शिक्षक की सहायता के बिना सीख सकता है, यानी बालक यहाँ पर क्या है, प्रतिभाशाली है, वो A ग्रेड के अंतर्गत आएगा। दूसरा बालक का ग्रेड है B, उसमें क्या होता है, छात्र जो है शिक्षक की सहायता से सीख सकता है, यहाँ पर शिक्षक की क्या लेनी पड़ रही है, बालक को सहायता लेनी पड़ रही है। ठीक है, इन कीवर्ड को आप विशेष ध्यान रखिएगा। और तीसरा है कि छात्र जो है शिक्षक की विशेष सहायता से, यानी सहायता तो है लेकिन कैसी सहायता, विशेष सहायता है, यानी ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है सहायता की, वो आपके C ग्रेड के अंतर्गत आएगा। यानी देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ग्रेड A के अंतर्गत कौन आएगा, जो शिक्षक की सहायता के बिना जो है वो सीख सकता है। ग्रेड B के अंतर्गत जो शिक्षक की सहायता से सीख सकता है, और ग्रेड C के अंतर्गत जो शिक्षक की विशेष सहायता से सीख सकता है। इस प्रकार से 3 बिंदु वाली जो आपके यूँ कह सकते हैं ग्रेडिंग प्रणाली है। अब यहाँ पर 8 बिंदु वाली ग्रेडिंग प्रणाली जो है, जो कि आपके रीट 2015 लेवल 2 में प्रश्न पूछा गया था कि एक बालक जो है वो A1 ग्रेड के अंतर्गत आता है, A1, तो उसके प्राप्तांक जो है किस श्रेणी के अंतर्गत होंगे। वहाँ पर ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है कि 90 से 100 लिखा हुआ है ऑप्शंस। अब 90 से 100 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 91 से 100 है। 90 तो इसके अंतर्गत आता है, आपके A2 के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आप यहाँ पर विशेष बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखिएगा। आप इस तरह से इसको याद रखिएगा, आप ये लिख दीजिएगा। आप देखिए 100, 90, 80, 70, 60, 50 और 40 यहाँ तक, फिर आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे 91 हो जाएगा, उसके बाद आपके 10-10 जो है वो घटाएंगे, तो आप 81, 71, 61, 51 और 41 तक। ठीक, लेकिन यहाँ लास्ट वाला जो है 0 से 32, अगर आप याद रखोगे तो 32 से बाद वापस आपके क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। ये कंप्लीट याद रखने का यहाँ तरीका हो जाएगा। A के भी देखिए 2 ग्रेड है, B के भी 2 हैं, C के भी 2 हैं, और D के आप देखिएगा D का केवल 1 ग्रेड है, और दूसरा ग्रेड आपके हो जाएगा E का। ठीक है, इसमें देखिए E ग्रेड जो होगा उसमें सुधार अपेक्षित है, मतलब अपेक्षा की जाती है कि इस बालक में क्या करना है, सुधार करना है। ये अपेक्षित सुधार यहाँ पर आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उसके अंक जो है 0 से अगर 32 के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपकी ग्रेडिंग प्रणाली हो गई। बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं, और यहाँ से आपको याद करना है। अंतिम हम चर्चा करेंगे इसमें CC के गुण के बारे में, जहाँ से 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए CC में क्या क्या गुण है, जो भी प्रक्रिया हमने देखी है उस सारी प्रक्रिया के अंतर्गत CC में जिस जिस प्रकार से इसका पालन किया गया वो सारे गुण इसके हो जाएंगे। तो CC के गुण के अंतर्गत देखिए, इसमें विद्यार्थियों का निरंतर मूल्यांकन होता है। तो आपको पता है कि रचनात्मक मूल्यांकन होता है CC के अंतर्गत, तो वो निरंतर मूल्यांकन होगा। विद्यार्थियों को अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता रहता है। अपनी कमियों का ज्ञान भी किसके द्वारा होगा, आपको निदान और उपचार वगैरह की जो प्रकृति अपन अपनाते हैं प्रक्रिया, उसके अंतर्गत आपको कमी की जानकारी मिलती है। निदान भी जो है आपके CC के अंतर्गत चलता रहता है, निदान और उपचार। अभिभावकों को विद्यार्थी की निरंतर प्रगति की जानकारी प्राप्त होती रहती है, मतलब निरंतर प्रगति जो होती है उससे अवगत करवाते हैं अभिभावकों को। अब ये तीनों बिंदु जो है वो दे रखे थे, और रीट 2022 शिफ्ट 1 के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया था, और उपयुक्त सभी जो इसके गुण थे। एक वहाँ पर दोष था, वो हमने दोष के बारे में आगे चर्चा की, वहाँ पर हम बता देंगे। दूसरा देखिए आप, अल्प समय अंतर में परीक्षा से विद्यार्थी पूरे वर्ष जो है अध्ययनशील रहते हैं। मतलब कम गैप में जो एग्जाम होते हैं उससे विद्यार्थी क्या रहते हैं, वर्ष भर अध्ययनशील रहते हैं, कि हर महीने या हर 15 दिन में उनके टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, तो बच्चे जो हैं वो अध्ययनशील रहते हैं। अगर केवल साल के अंत में हो तो बच्चे जो है वहाँ पर अंत समय में जो है तैयारी करते हैं।
तो शिक्षक विद्यार्थियों को आवश्यक निर्देशन एवं परामर्श उपलब्ध करवा देते हैं। देखिए निरंतर जो है निर्देशन एवं परामर्श मिलता रहता है किसको, विद्यार्थी को। और कौन उपलब्ध करवाता है, शिक्षक उपलब्ध करवाता है। ये दोनों विशेषता आपके रीट 2022 लेवल 2 शिफ्ट 2 में पूछी गई है। नेक्स्ट आप देखेंगे विद्यार्थी की अधिगम क्षमता का संवर्धन करना, ये सीसीई का मुख्य उद्देश्य है। अब वहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे थे उस ऑप्शंस के अनुसार सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या था, विद्यार्थी की अधिगम क्षमता का संवर्धन करना। और आप खुद भी जो है सोच कर देखिए कि सीसीई वगैरह एक सारी जानकारी जो है एकत्रित की जाती है, इसमें आकलन वगैरह मूल्यांकन निर्णय भी लिया जाता है। तो ये सारी चीज प्रोसेस क्यों की जाती है, ताकि बालक की लर्निंग एबिलिटी है यानी अधिगम क्षमता है उसमें क्या हो, संवर्धन यानी होता है बढ़ोतरी, यानी बढ़ोतरी जो है वो हो। और इसी को कह सकते हैं आप अधिगम क्षमता में क्या हो, वृद्धि हो। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट आप देखेंगे गुण, ये आपके पूछा गया था रीट 2021 लेवल 2 में। अगला है देखिए गुणवत्ता पूर्ण जो है मूल्यांकन करना और विद्यार्थी की संप्राप्ति यानी उपलब्धि में क्या करना, सुधार करना। कमी है तो उसमें क्या करना, सुधार करना। रीट 2017 लेवल 1 में पूछा गया है। शिक्षण के दौरान भी संभव है, शिक्षण के दौरान यानी रचनात्मक और व्यक्तित्व का विकास संभव है, यानी व्यक्तित्व के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है और इसमें रटने की जगह चिंतन पर बल दिया जाता है। ये आपके रीट 2012 लेवल 2 में विशेषताएं दे रखी। ऑप्शंस के अनुसार मैंने यहाँ पर शानदार कंटेंट आपके सामने उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है। अगला देखिए निदान व उपचार को अपनाना, मतलब निदान भी अपनाया जाता है इसमें और उपचार भी किया जाता है। यानी कि आपके आकलन वगैरह और रचनात्मक आकलन जब चलता है तो उसमें निदान और उपचार जो है वो साथ साथ चलता रहता है। शिक्षण अधिगम, ये मतलब शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया होती है उसके लिए क्या है कि आवश्यक है। निदान और उपचार के साथ साथ ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए भी क्या है, आवश्यक है सीसीई। और अब देखिए आप सीसीई की आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं, तो इसके अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक होना आवश्यक है। अगर ये नहीं है, अगर ये शर्त का पालन नहीं करते हैं तो फिर वो क्या बन जाएंगे, दोष बन जाएंगे। अगर शर्त जो है वो पूरी नहीं करते हैं तो फिर यही लाइन सब आपकी क्या बन जाएगी, शर्त पूरी नहीं करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या बन जाएगी, दोष। यानी प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव ये आपके दोष हो जाएगा। छात्र शिक्षक अनुपात सही नहीं है तो ये भी आपके दोष हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप आवश्यक शर्त क्या है कि एक तो प्रशिक्षित शिक्षक होने चाहिए सीसीई के लिए, जो सीसीई ले रहा है वो अध्यापक क्या होना चाहिए, ट्रेन, बिल्कुल। नेक्स्ट आप देखेंगे छात्र शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए, सही। अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो सीसीई वहाँ पर लागू करना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। छात्र शिक्षक निकट संबंध आवश्यक, क्योंकि ये निरंतर वर्ष भर चलता रहता है तो छात्र और शिक्षक के मध्य किसी भी प्रकार का द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, उसके निकटता का संबंध होना आवश्यक है। लेकिन निकटता के संबंध में भी ध्यान रखना है आपको, निष्पक्षता आवश्यक है। किसी भी प्रकार से आपको जो है विद्यार्थी के पक्ष जो है वो नहीं लेना है। देखिए दो चीज़ मैंने आपको बताई थी पहले भी, एक चीज़ होती है आपके ऑब्जेक्टिविटी, एक होती है आपके सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी जो होती है, ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पर और भी आप समझने का प्रयास कीजिए, ऑब्जेक्टिविटी और एक होता है आपका सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी देखिए ज़्यादा अच्छा क्या रहता है, आप देखिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है ऑब्जेक्टिविटी, यानी इसको कहते हैं वस्तुनिष्ठता। क्या कहते हैं, वस्तुनिष्ठता। ये आपकी क्या रहती है, पॉजिटिव रहती हैं, ये आपके लिए उचित रहती हैं। लेकिन सब्जेक्टिविटी यानी इसको कहते हैं विषय निष्ठता। क्या कहा जाता है, विषय निष्ठता। इसी को कहा जाता है व्यक्तिनिष्ठता, इसी को कहा जाता है व्यक्तिनिष्ठता और इसी को कहा जाता है आत्मनिष्ठता। ये आप जब आप अनुभव लेंगे रीड के बारे में, जब आप पढ़ोगे शिक्षा शास्त्र को तो आपको पता चलेगा। ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता जो है वो एक अच्छी चीज़ है, क्या है, पॉजिटिव है, अच्छी है, यानी क्या है आपके पॉजिटिव है। और ये सब्जेक्टिविटी जो है ये आपकी क्या है, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव, यानी ये जो है आपके लिए दोष है, एक प्रकार से क्या है, दोष है। विषय निष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता और आत्मनिष्ठता ये दोष हैं। मूल्यांकन के गुणों के अंतर्गत भी हमने बात की थी, वस्तुनिष्ठता का तो गुण पाया जाता है, लेकिन विषय निष्ठता पूछ लिए तो वो क्या हो जाएगा, आपके दोष हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर जो है कंप्लीट सीसी आपको करवाने का प्रयास किया है। अब इससे बाहर एक भी प्रश्न जाने की संभावना नहीं है और ना ही यहाँ से कोई प्रश्न बाहर जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और कल की जो हमारी, या यूँ कह सकते हैं कि आगे की जो क्लास आएगी उसके अंतर्गत आपके टॉपिक नंबर 12 जो है निदान पढ़ाएंगे पहले, उसके बाद आपका उपचार आएगा और इस प्रकार से कंप्लीट आपकी जो है थ्योरी हो जाएगी। उसके बाद अगर आपकी डिमांड रहेगी तो हम आपके लिए इन सभी जो है टॉपिक पर अब तक जो PYQ पूछे गए हैं वो टॉपिक वाइज जिस प्रकार से हमने क्लास ली उसी प्रकार से टॉपिक वाइज जो है PYQ और MCQ आपके बीच लेकर आएंगे
और संस्कृत और गणित की शिक्षण वीडियो में से एक विषय की शिक्षण विधि आपके लिए जो है चालू रखेंगे। और एनईपी की क्लास जो बची हुई है वो सब हम करवाने का जल्द ही प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।